हमारे प्रिय श्रोताओं, आज मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सोनकर सौमित्र में एक राजनीतिक सामाजिक चर्चा करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई, तो निश्चित तौर से फॉरवर्ड वाला भी और बैकवर्ड में बनियाला भी काफ़ी खुश थे। ऐसे खुश तो सभी लोग थे। उस समय की जो परिस्थितियां थी, कुछ राजनीतिक जो विश्लेषण करके देखते हैं राजनीति को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन दल ज़्यादा अच्छा है कौन कम है, कौन ज़्यादा धार्मिक है कौन ज़्यादा सामाजिक है, कौन ज़्यादा कट्टरता की सीमा तक जा सकता है और कौन सॉफ्ट धार्मिक राजनीति करता है। ऐसे लोग को तो पहले से ही था कि इस सरकार का भविष्य क्या है, योजना क्या है और भारत का जो भविष्य है वह कैसा होगा, यह था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की बात उस आंधी में तूती की आवाज साबित हुई। तो उस समय हमारे एक मित्र थे जो काफ़ी सहानुभूति रखते थे और संजोग से ब्राह्मण भी थे और हमसे काफ़ी उम्र में छोटे भी थे, लेकिन अच्छे विचार के थे। वो आते ही उन्होंने ये कहा कि लो सोनकर जी, अब तो एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए, आप लोग की तो यही डिमांड थी। हमने कहा कि भाई बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं, डिमांड तो पूरी हो गई। क्योंकि राजनीतिक समझ रखने की वजह से और विश्लेषणात्मक विचार होने से मैं एक उन पर हल्का सा व्यंग किया कि अरे भाई, मनुस्मृति में तो तेली का मुंह देखना भी, यानी तेली का मुंह देखना भी तो पाप है। तो उस मेरे जूनियर मित्र ने तपाक से कहा कि चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी वह देश भिखारी। तो मैंने उस समय उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और मैंने हंस के टाल दिया। हमने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, और आज की परिस्थिति में 2024 चल रहा है, 10 साल तक भी मेरी बात जो उनसे हुई वो भूली नहीं हमें, और आज तो चरितार्थ हो गई कि रियल में जो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, अगर असली व्यापारी है तो वह ये वही करेगा जो उसका गुण है। फिलहाल मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। बहुत सारे काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा भी किया है, और मैं तो एक बहुत आराम से लोगों से कहता हूं कि वैचारिक दृष्टि से मैं भले कुछ अलग हूं, लेकिन एज ए होम्योपैथ मैं ये मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने होम्योपैथ के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद में तो पहले से भी कुछ था, लेकिन होम्योपैथ को काफ़ी अजीब निगाहों से लोग देखते रहे। जितना सम्मान
जितना उसका आगे बढ़ने के लिए जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया, उतना आज तक की कोई सरकार नहीं की। कई सब्जेक्टों से एमडी, नहीं तो पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट से एमडी हुआ करती थी, रिपर्टरी से। अब 9 विषय से उन्होंने दिया है, 3-4 चल रहे हैं, लेकिन अभी पूरा लागू नहीं हुआ है। और इसके फंड ज़्यादा, और कोरोना काल में विभाग ने जो होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक का आदेश दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में सर्टिफाइड कर दिया, उससे तमाम इस देश के लोगों का जान बच गया। और वो दवा खा करके, यहाँ तक कि एक भी उदाहरण नहीं है भारत में जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और होम्योपैथ पर विश्वास करते हैं और होम्योपैथ को लिया, एक भी होम्योपैथिक चिकित्सक मरा नहीं, उसकी मौत नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ी बात है होम्योपैथ के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। फिलहाल आइए राजनीतिक बात मैं करता हूँ, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो देखिए कि वह बात, उसकी उस मित्र की बात कितना सही साबित हुई। साबित तो पहले से ही चल रही थी, जब हमारे तमाम सरकारी संस्थान निजी हाथों में गए। और अब जो ब्लैक मनी या इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उससे एक चीज तो साबित हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश के 70% लोगों के विश्वास को और मजबूत किया कि कोई तो हमारा है, कोई तो न्याय करने वाला है। और आप देखिए कि लोकतंत्र में हर चीज का अधिकार जनता के पास है कि वह जाने कि क्या हो रहा है, जिसको बाहर कर दिया गया। लेकिन जनता ही इस देश की मालिक है, मतदाता ही इस देश की आम जनता मालिक है कि उसका शासक कौन होगा। लेकिन जो परिस्थितियां इसके खिलाफ जा रही थी, उस पर एक अंकुश तो लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके सुपर बॉस हैं, एक बड़ा बढ़िया समय चुना, क्योंकि यह फैसला और निर्णय तो पहले हो गया था, सुरक्षित रख लिया गया था। और उस समय फैसला दिया है जब संसद का कोई सत्र अब बुलाना बड़ी टेढ़ी खीर है, बुलाया भी नहीं जा सकता, मेरी जहां तक समझ है। उस तरह तो भाई जो भी कुछ हो वो अलग की चीज है। यह विश्वास फिर जनता का जगह है न्यायालय के प्रति, क्योंकि हमारे भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र हैं और तीनों का एक दूसरे पर अंकुश भी है, यदि उसका निर्णय जनहित में नहीं है। अभी आपने पीछे देखा कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति में बात थी, उसको सत्र में, संसद सत्र बुला करके कैसे उसको निरस्त कर दिया गया। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने यह समझ लिया उसी समय कि अब तुरंत इस पे एक्शन लेना ठीक नहीं है। महाअभियोग भी लाया जा सकता है, लेकिन महाअभियोग के लिए 3/4 संसद के सदस्यों की जरूरत होती है, जिसको लाने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब समस्या ये खड़ी है कि जिस तरीके से देश में तमाम तरह के बवंडर खड़े हुए हैं, विरोध चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है हर वर्ग का, और जिस तरीके से ये सारी चीजें, योजनाएं सरकार की सफल होती नहीं दिख रही हैं, उसमें मात्र एक ही आशा बची हुई है, वह है ईवीएम। और ईवीएम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल हैं।
क्या इस पर भी कुछ अच्छा निर्णय आ सकता है जनहित में? ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। अगर आ गया तो इस देश का जो बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको सुरक्षित रहने में सहूलियत होगी। अन्यथा आम जनता के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, वो कुछ भी अख्तियार कर सकती है। पूरे दुनिया में ऐसा हुआ है। तो फिलहाल इसको छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उच्चतम न्यायालय इस पर निर्णय लेना चाहे तो उसके पास अभी बहुत समय है, क्योंकि जब चुनाव के वोट पड़ने के 15 दिन पहले तक उसके पास अधिकार रहेगा, क्योंकि जब सारे सदस्यों की जो प्रत्याशी हैं उनका टिकट फाइनल हो जाता है, नाम फाइनल हो जाता है, चुनाव चिन्ह उनको मिल जाता है, तब उसके बाद बहुत सारी चीजें चाहे ईवीएम में फीड की जाए, चाहे वह जो बैलेट पेपर वो छपते हैं। ये पूरा जानकारी की बात हर सभी लोग जानते हैं, चुनाव अधिकारी भी जानते हैं। यह हो सकता है और उस समय जो भी सरकार में होगा उसके पास वह काम चलाऊ सरकार होता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वह संसद का सत्र बुलाकर इस पर कोई एक्शन ले सके या उच्चतम न्यायालय के सुपर बोस पर महाअभियोग लग सके या उसको रोक सके। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी इस देश के लिए। नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि आने वाला समय निश्चित तौर से भले ही तीसरी बार हमारे ये प्रधानमंत्री जी लौट के आवे, हो सकता है कि तब तक थोड़ा सा विचार में परिवर्तन भी वो लावें और अच्छा काम भी कर सकते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आदमी कभी भी बदलता है। भूला हुआ व्यक्ति, सुबह का भूला हुआ शाम में अगर घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ हम नहीं कहते, लेकिन उम्मीद यही है कि शाम में वो घर लौट आवे। अगर पुनः सत्ता में आते हैं तो इस देश का भविष्य और सारे लोगों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और नहीं लौटते हैं तो फिर जो परिणाम सामने होता है, तमाम दुनिया में हुआ है, वह यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ परिवर्तन करते रहती है। इसी के साथ मैं भारत के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हुए और सुबह के भूले हुए शाम को घर लौटने वाले को मैं पुनः चाहूँगा कि ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, और आप सभी लोग जो मेरी बात को गौर से सुने, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।